नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। महाराष्ट्र में भाषा विवाद के नाम पर ठाकरे और मनसे कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी जारी है। मराठी और गैर मराठी का विवाद पैदा कर आखिर ठाकरे चाहते क्या हैं? अपनी भाषा में बोलने की आजादी तो सबको है, फिर महाराष्ट्र में मराठी बोलने के लिए बाध्य क्यों किया जा रहा है? जो मराठी नहीं बोल पा रहे या नहीं बोलना चाह रहे उनसे मारपीट गुंडागर्दी की जा रही है। क्या ये सब बीएमसी चुनाव के लिए हो रहा है? क्या हिंदी हिंदू मराठी के नाम पर बीएमसी चुनाव को साधने की कोशिश की जा रही है? क्या ठाकरे परिवार को बीएमसी हाथ से निकलता दिख रहा है इसलिए वो गुंडागर्दी पर हैं? सिर्फ और सिर्फ सियासी दुकान चलाने के लिए बांटने की राजनीति कर रहे हैं। उत्तर भारतीयों से गुंडागर्दी। बीएमसी पर 25 साल का राज, इसलिए उद्धव गए राज के साथ। बीएमसी चुनाव में 8 साल का सूखा, ठाकरे तलाश रहे मौका। बीएमसी में चाहिए वोट, इसलिए उत्तर भारतीयों पर चोट। चलती रहे सियासी दुकान, इसलिए घमासान। हिंदी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। महाराष्ट्र में भाषा विवाद के नाम पर गुंडागर्दी ठाकरे की सोची समझी साजिश लगती है। क्या भाषा के नाम पर महाराष्ट्र में बांटने की रणनीति मनसे की ओछी राजनीति नहीं है? सिर्फ सियासी फायदे के लिए मराठी गैर मराठी का जो जहर ठाकरे बंधु बोने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी फसल कितनी नफरती होगी जरा सोचिए। मुंबई में बीएमसी चुनाव के सिर पर आते ही उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 20 साल बाद साथ आ मिले। लेकिन भाषा के नाम पर उत्तर भारतीयों से खुले आम ऐलान कर गुंडई कर रहे राज ठाकरे और मनसे कार्यकर्ता महाराष्ट्र का माहौल खराब कर रहे हैं। देखिए, मी मराठी बोलू शकतो. माझं नाव रवी किशन आहे आणि मी मराठीमध्ये फिल्म केली आहे. त्या फिल्मचं नाव आहे मध्यम वर्ग. मी सगळ्यांना सांगतो, सगळे मराठी बंधूंना सांगतो, माझे मित्र आहे खूप मराठी इंडस्ट्रीमध्ये पण आहे, ये चुनाव है म्युनिसिपल का, ये सिर्फ चुनाव की राजनीति है. तो ये सबको पता है कि सिर्फ और सिर्फ म्युनिसिपल चुनाव की जो एक बहुत बड़ा चुनाव है, उसका बजट भी बहुत बड़ा है, 60,000 करोड़ रुपए का बजट है. ये वो चुनाव की राजनीति है. क्योंकि हम लोग मुंबई में रहते हैं, मुंबईकर हैं, तो हमको सब पता है. बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना के दो टुकड़े हुए तो उद्धव ठाकरे के हाथ से ठाकरे की विरासत निकल गई। उनका राजनीतिक प्रभाव कमजोर पड़ गया। जिस बीएमसी पर बाला साहेब की शिवसेना ने 25 सालों तक राज किया, वो हाथ से निकलता दिख रहा है। मुंबई में बीएमसी के आखिरी चुनाव 2017 में हुए थे। अब 8 साल बाद होने जा रहा बीएमसी चुनाव उद्धव के लिए करो या मरो की लड़ाई बन चुका है। इसलिए मराठी और गैर मराठी का राग आलाप कर ठाकरे वोटों का ध्रुवीकरण करने में जुटे हैं। लेकिन क्या ठाकरे की ये बांटने वाली रणनीति कामयाब होगी? क्योंकि बीजेपी महाराष्ट्र में लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। राज ठाकरे अपनी कोई सियासी जमीन के लिए नैतिकता से नीचे उतरकर उत्तर भारतीयों को डुबो डुबो कर मारने वाले बयान दे रहे हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि बीएमसी पर इस बार उनका कब्जा हो सकता है और ठाकरे परिवार का दशकों पुराना दबदबा खत्म हो जाएगा। यही डर ठाकरे परिवार को सता रहा है। मराठी वोट पाने के लिए ठाकरे हिंदी और हिंदू का अपमान कर रहे हैं। देखो, उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं राजनीति के लिए, आने वाली स्थानिक स्वराज्य संस्था का जो चुनाव है इसीलिए उसी तरह की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की जनता उनको उनके ऊपर ध्यान नहीं देने वाली। 2017 के बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने 82 सीटें जीती थी, जबकि शिवसेना अविभाजित 84 सीटों पर विजयी रही थी। एमएनएस को 7 सीटें, कांग्रेस को 31, एनसीपी को 9 और अन्य के खाते में 14 सीटें गई थी। मुंबई में पिछले कुछ सालों में गुजराती और उत्तर भारतीयों की बढ़ती संख्या से बीजेपी लगातार मजबूत हुई है। 2017 के बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने जो 82 सीटें जीती, उनमें से आधे से ज्यादा सीटें उत्तर मुंबई और उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा सीटों के तहत आती हैं। मुंबई में बीजेपी का बढ़ता आधार, उत्तर मुंबई और उत्तर पश्चिम मुंबई में बीजेपी मजबूत।
इन क्षेत्रों में 45 से 60% गैर मराठी गैर मुस्लिम आबादी। इसलिए ठाकरे ने सियासी फायदे के लिए मराठी दांव खेला है। मराठी गैर मराठी का मुद्दा गर्माकर ठाकरे बंधु बीएमसी की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। लेकिन सवाल है कि महाराष्ट्र की एकता और अखंडता को दांव पर लगाकर ठाकरे परिवार क्या नफरत फैलाने में सफल हो पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मुंबई में महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, उसके पीछे क्या है, हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से नफा नुकसान यहां पर देखता है और आगे की तैयारी करता है। लेकिन मुंबई में हो रही ये चीजें यूं ही नहीं हो रही हैं। अगर लगातार इस बात का यहां पर सवाल उठाया जा रहा है कि ये सब कुछ है, ये सारी प्रक्रियाएं केवल और केवल चुनाव को ध्यान में रखकर की जा रही हैं, तो थोड़ी ही दूर पर बीएमसी का चुनाव है। बीएमसी वो जिसका बजट भारत में जहां तक महानगर पालिका के बजट की बात है तो और कोई इसके सामने या दूर दूर तक नहीं ठहरती है। चलिए मैं अपने गेस्ट का आपसे परिचय करा दूं। संजय द्विवेदी जी, प्रवक्ता शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे मेरे साथ जुड़े हैं। महेश चव्हाण जी मेरे साथ, प्रवक्ता एनसीपी शरद पवार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुफ्ती शिमोन काजमी, इस्लामिक स्कॉलर मेरे साथ जुड़े हैं। एडवोकेट शोएब सिद्दीकी, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर मेरे साथ हैं। और वरुण सिंह, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजय भाई, आपका मैं रुख करना चाहूंगा। क्या मैं ये कह सकता हूं, या जो बातें चर्चा में चल रही हैं, जवाब आपका रहेगा, लेकिन बाला साहब ठाकरे की विरासत थी जो किसके पास रहे या ना रहे 20 साल पहले, शायद अलगाव की वजह वही बना था। लेकिन अब महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर ठाकरे इस नाम को उसी तरह से प्रासंगिक बनाने की कोशिश में ये दोनों भाई एक साथ हैं और वर्तमान राजनीति जो कुछ भी चल रहा है ये उसी के इर्द गिर्द है। संजय जी, अभी आपने एक बात कही है, अभी दिखाया आपने बीएमसी चुनाव दिखाया था, 82 सीटें मिली थी बीजेपी को, 84 मिली थी कांग्रेस 2017 में जी, और दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थी। बीजेपी ने समर्थन दिया था, मेयर बना था शिवसेना का। अब आपने कहा कि सब बीएमसी चुनाव के लिए ये चल रहा है तमाशेबाजी, मराठी भाषा चल रही है, हिंदी भाषा चल रही है चुनाव के लिए। क्या एक मराठी भाषा की बदौलत कोई भी पार्टी चुनाव जीत सकती है? हम तो हमारी इतनी उम्र हो गई, मैं इतने चुनाव देखा हूँ, किसी एक वोट बैंक के बदौलत कोई पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। आपने देखा हिंदी भाषा का विरोध शिवसेना और उद्धव ठाकरे कर रही है। ये आपने नफरत कैसे फैला दी? कहाँ पे शिवसेना विरोध कर रही है? हिंदी उद्धव ठाकरे बोलते हैं, हिंदी उद्धव ठाकरे बोलते हैं, हिंदी सभी जितने भी नेता हैं, कांग्रेस नेता हो, जो भी नेता हो, मैं विपक्ष की बात करता हूँ, हम बीजेपी एनडीए बात नहीं कर रहा हूँ, सब हिंदी बोलते हैं। और हिंदी बोलते अगर है तो हिंदी का विरोध कैसे कर सकते हैं? विरोध जब इतना था 1 से 5 तक, अब इनके एक मंत्री कहते हैं कदम जी कि साहब मराठी बोलनी पड़ेगी, मराठी बोलनी पड़ेगी। अगर इसकी बात की जाती है तो चाहे एकनाथ शिंदे हो, फडणवीस जी हो, जितने भी महाराष्ट्र के नेता, सब कह रहे मराठी बोलनी पड़ेगी। अगर कानून व्यवस्था गड़बड़ है, जो बार बार एक बात आप कह रहे थे, कानून व्यवस्था गड़बड़ हो रही है, तो कानून व्यवस्था देखने काम तो हमारे सीएम साहब का है ना, गृह मंत्री जी का है ना। अब इसमें नफरत कहाँ फैलाई जा रही, मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ। इस मुद्दे को बना दिया गया हिंदी वर्सेस मराठी। किसने बना दिया? ये बना दिया भाजपा ने। अच्छा, इस मुद्दे को मैं आपका नाम नहीं लूंगा। नहीं, मैं ये कह भी नहीं रहा कि मैं कर रहा हूं, बताइए आप। मैं जितने चैनल है सब में यही चल रहा था, हिंदी का विरोध कर रहे हैं। अरे वो पूछ रहे हैं कि आपने मराठी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, वो अपना कर रहे हैं। अरे वो कर भी रहे हैं, मैं इससे पक्षधर नहीं हूँ। मैं नहीं कह रहा तुम उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से रियल एस्टेट में तमाम वाले यूपी के भाई लोग जाते हैं और तमाम भाषाएं महाराष्ट्र में बोली जाती हैं। जैसे हम लोग अगर उत्तर प्रदेश में है और बिहार में, यहाँ भी भाषाओं का अंतर है, तो महाराष्ट्र में भी तमिलनाडु के लोग हैं, कर्नाटक के लोग हैं, केरल के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, मध्य प्रदेश, तमाम भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन जो आंदोलन चला, जो हिंदी भाषा का 1 से 5 तक किया गया, इसका विरोध हुआ। अब तो नहीं कह रहे साहब हिंदी हम नहीं बोलेंगे। किस नेता ने कहा? शिवसेना के किस नेता ने? राज ठाकरे किस नेता ने कहा? मुझे आप बता दीजिए किसी एक का नाम कि उसने कहा था मैं हिंदी नहीं बोलूंगा, मैं तो सिर्फ मराठी बोलूंगा, चाहे टीवी चैनलों में जाऊँ, चाहे कहीं जाऊँ, मैं मराठी बोलता रहूंगा।
देखिए बात यहाँ पे ये नहीं है, बात है ये मुद्दे जैसे उद्धव ठाकरे सरकार थी, कानून व्यवस्था खराब है, सुशांत सिंह राजपूत का केस लिया है, कानून व्यवस्था खराब है, आखिर में क्या हुआ, चल रहा है, फिर हो गया। आज क्या है, विधायक मारा जा रहा, सरपंच मारा जा रहा। जो गारंटियां आपने दी थी, मैं नहीं कह रहा हूँ आप जो और चीजें आप लागू कर रहे हैं ठीक है। प्रदेश में, लेकिन जो आपने 10 गारंटियां दी, जो भोजन थाली देने की बात कही थी, जिसमें ठीक है। गरीब जो आम मुंबई कर थे जिनको भोजन मिलता, आपने कहा 60 वर्ष से ऊपर वालों को तीर्थ यात्रा करानी, तो तीर्थ यात्रा तो मराठी थोड़ा ना कराई जानी थी, वो तो सभी जो जाति के लोग वहां रहते हैं सभी तीर्थ यात्रा, बिजली। ठीक है संजय भाई, संजय भाई मैंने आपको आपकी बात रखने का मौका दिया, आपने अपनी बात को बड़ी स्पष्टता के साथ रखा कि ये सारी चीजें केवल बातों को बनाने के तरीके से सामने रखी जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम ही ऐसा नहीं कह रहे, जो निष्पक्ष एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस पर अपनी बात रख रहे हैं। खैर मेरे साथ शाइना एनसी इस वक्त शिवसेना एकनाथ शिंदे की तरफ से मेरे साथ प्रवक्ता के तौर पर जुड़ गई हैं। शाइना जी, मैं अभी संजय भाई जो कि यूबीटी की तरफ से हैं उनसे मैंने सवाल पूछा था कि ठाकरे की विरासत, बाला साहब ठाकरे की जो विरासत थी उस पर ये दोनों भाइयों के बीच में मतभेद हुए थे और आज उसी ठाकरे ब्रांड को स्थापित करने के लिए नजदीकी हुई है और उसी को एन बीएमसी चुनाव के पहले इस तरीके से उभारा गया है, जो चुनाव के बाद शायद मैं भी मानता हूं कहीं जगह में दिखाई शायद ना पड़े, क्योंकि पहले भी ऐसी कुछ तस्वीरें थी। लेकिन मराठी और गैर मराठी ये जो मुद्दा है, इसमें क्या बड़ी सोच ये है कि भाषा विवाद को सामने लाकर मराठी वोट अपने पाले में कर लिए जाएं और गैर मराठी तो बट ही जाएंगे, फिर मुश्किल किस बात की? शाइना जी, सबसे पहले हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे और शिवसेना की प्रतिक्रिया स्पष्ट है। हम मराठी मानुस, मराठी अस्मिता और मराठी भाषा के लिए हमेशा खड़े हैं, खड़े रहेंगे और कोई भी विचारधारा में कॉम्प्रोमाइज नहीं। अब दूसरे तरफ आप देखिए, ये उबाटा सेना और मनसे जिसकी पार्टी डूब चुकी है, जिसका अस्तित्व बचा नहीं, वो मराठी मराठी बोल के ये मुद्दे को आगे ले रहे हैं। क्यों? ये टाइमिंग सस्पेक्ट है, इनके इरादे सस्पेक्ट है और इनका मोटिव सस्पेक्ट है। सिर्फ और सिर्फ बीएमसी के इलेक्शंस के ऊपर नजर लगा के उन्होंने ये ठान लिया है कि उनके पास कोई विजन प्लान नहीं महाराष्ट्र के लिए, कोई काम नहीं किया है मराठी लोगों के लिए। दूसरे तरफ एकनाथ जी शिंदे ने, जो हमारे मराठी मानुस है, जो मुंबई को छोड़ के गए थे, वो उनको वापस लाया है मुंबई में। आप बीडीडी चार्ल्स देखिए, आप धारावी रीडेवलपमेंट देखिए, माडा ने जो फ्लैट्स दिए हैं, हमने देखा है कि हमारे सन्स ऑफ द सॉइल को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि ऑप्शनैलिटी ऑफ हिंदी ये डॉक्टर नरेंद्र यादव कमेटी तय करेगी, सभी स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके, ताकि मराठी और मराठी सेंट्रिक हम हमेशा रहे। लेकिन जो लोग यहाँ सिर्फ थिएट्रिक्स, ड्रामा, ऑप्टिक्स करने आए हैं, लोगों को मारना पीटना, उनको खुलेआम बोलना, चप्पल निकाल के आप चल लीजिए यहाँ से वहां, ये गुंडागर्दी महाराष्ट्र की जनता और मराठी मानुस स्वयं नहीं चाहते हैं। हम जितने भी लोग जो महाराष्ट्र में रहते हैं, हमें मान सम्मान है हमारी संस्कृति सभ्यता को लेके, संयुक्त महाराष्ट्र को लेके, अभिजात दर्जा को लेके। लेकिन दूसरे तरफ उबाटा सेना और मनसे ने कुछ नहीं किया और शायद भूल चुके हैं उद्धव ठाकरे जी कि जब उन्होंने माशेलकर कमेटी रिपोर्ट को स्वीकार किया 2022 में जून 27 को, उन्होंने बोला कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों भाषा एक स्टैंडर्ड से 12 स्टैंडर्ड तक। और अभी आप एक यूटर्न फ्लिप कर रहे हैं। जब आपने हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को ठोका कांग्रेस और एनसीपी के लिए के साथ सत्ता के मोह माया के लिए, तो ये आपकी असलियत है। नहीं, एकदम आपने सही बात बोली। आप शाइना जी, आपने अच्छा किया, आपने ये वाला मुद्दा यहाँ पर उठा दिया। मैं एडवोकेट शोएब सिद्दीकी का भी रुख कर लेता हूँ, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। एडवोकेट शोएब सिद्दीकी, मैं जो अभी तक कह रहा हूँ, मैं चाहूंगा कि आप इसे अगर सही मानते हैं तो उस पर भी अपनी राय दें, अगर मेरी बातों को गलत मानते हैं तो भी खुलकर अपनी राय दें। लेकिन ये बात तो एक सत्य है कि जब उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इस प्रस्ताव को सामने एक स्वीकार करके, जैसे शाइना एनसी कह रही हैं, तब रखा था। तब हाँ थी, अब ना है, वजह क्या है? शोएब सिद्दीकी साहब। देखिए राजू भाई, ऐसा है कि यहाँ मामला अगर आप देखिए
तो अगर एज ए एडवोकेट बात करें तो देखिए मुल्क चलता है संविधान से, और जो भी संविधान पर नहीं चलेगा, चाहे शोएब सिद्दीकी हो, चाहे राजीव भाई हो, चाहे कोई हो, वो खिलाफ है। और उसके बाद संविधान के बाद मुल्क जो है दो चीजों चलता है, बहुत अहम है सर, इस पॉइंट को नोट रखिएगा। एक चलता है शासनादेश से, एक चलता है अध्यादेश से। तो शासनादेश अगर चल रहा है तो सर आंखों पर, अध्यादेश से मुल्क नहीं चल पाएगा। आप देखिए वहां पे बीएमसी के इलेक्शन बहुत करीब है, और वहां की जो करीब 50 या 60 हजार करोड़ के आसपास जो बजट होता है, मैं समझता हूँ इंडिया में कहीं पर ऐसा नहीं है इतना, तो उस पर भी नजर होगी। और जहां तक मराठी की बात है, और आप देखिए गुजराती भी चलती है, बंगाली भी चलती है, बिहारी भी चलती है। इसको बेस ये बनाया दोनों भाइयों ने, दोनों भाई मैं सम्मान करता हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ मैं कोई सियासी लीडर रहते नहीं बैठा हूँ। आप देखिए बाल ठाकरे साहब भी हमेशा हिंदी बोलते थे, लेकिन जब मराठियों में बैठते थे तो मराठी से बोलते थे, उनको लगे कि मैं मराठी आपके साथ हूँ। आप देखिए अगर सियासत में देखें तो राज ठाकरे हमेशा बाल ठाकरे के बहुत करीब रहे, और लेकिन जब राज ठाकरे हटे तब उदय ठाकरे उनके साथ जो हकीकी साहबजादे थे वो मंदिराम पर आए, मुख्यमंत्री तक बने। यहाँ चूंकि ये जमीन ये खो चुके हैं, तो जमीन खोने के बाद इन्होंने जमीन तलाशनी है, तो वहां पे आम आवाम को दिखा रहे हैं कि हिंदी से मुझे नफरत है। मैं समझता हूँ हिंदी, मैं तकरीबन समझता हूँ अगर आप पूरे हिंदुस्तान में आप चले जाएं तो करीब 16-17 भाषाएं हैं, लेकिन वहाँ हिंदी हर जगह जरूर चलती है, अगर आप वहीं बोले तो हिंदी बोलेंगे। एग्जैक्टली। अब मामला अब यहाँ पर आइए सर राजीव, होता क्या, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, करीब है तो जो सीटें आप देख रहे हैं सफे हस्ती से ये लोग तकरीबन ना के बराबर थे, तो चाह रहे हैं कि जो लोकल इलेक्शन होता है, देखिए लोकल इलेक्शन बहुत अहम होता है। लोकल इलेक्शन में अगर आपके कम से कम 100-200 लोग आ जाएंगे तो मैं समझता हूं कि आने वाले वक्तों पे बहुत बड़ा काम हो जाए। लेकिन यहाँ पे मैं उद्धव ठाकरे से भी कहना चाहूंगा, उद्धव ठाकरे जी ने हमेशा महाराष्ट्र में जो मामले किए आपको मालूम है, वो हमेशा कोई भी हुकूमत रही है उसने नजरअंदाज बात को किया और कहा ऐसा ना होना चाहिए। लेकिन जहाँ राज ठाकरे जो साथ में आ गए हैं, तो अगर आप देखिए दोनों भाई, यार बिल्कुल अच्छी बात है, दो भाई मिल जाए बहुत बड़ी बात है। आजकल दो भाई सिर्फ मुसलमानों में नहीं हो पा रहे हैं एक, बाकी हर कास्टों में एक हो रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस की बात है कि एक सस्ती शोहरत पाने के लिए आप हिंदी से भाषा को, अभी किसी नेता का बयान भी सर आया था कि वो राष्ट्रीय भाषा नहीं है, उन्होंने बहुत फख्र से बात कही थी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। मैं मान रहा हूँ राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राज्य भाषा है, लेकिन हिंदी पूरे हिंदुस्तान में चलती है। फिर हम अपनी मफाद के लिए हिंदी को शोएब भाई बड़ा न्यूट्रल सा आपसे सवाल पूछना चाहता हूं एक और इसके साथ। शोएब भाई, मैं जानता हूं कि राजनीति जो होती है वो मुद्दों को अपने नफे नुकसान के हिसाब से उठाती है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो राष्ट्रभाषा को लेकर मन में बैर या मैल रखता हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उद्धव जब तब लाए थे अपनी तरफ से, तब क्या उसमें कुछ और चीजें थी जो उसको स्वीकारने की बात हो गई थी? आज अगर देवेंद्र फडणवीस ले आए हैं तो उसमें कुछ खराब बातें आ गई हैं, जो विरोध इस तरीके से हो रहा है। मैं यहां पर यह बात आपको बता दूं कि जीआर वापस ले लिया गया है, मतलब मुद्दा खत्म था, इसको जगाए रखने के पीछे वजह क्या है? देखिए राजीव भाई, मतलब यहाँ पर यह है कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। यहाँ सिर्फ तो और सिर्फ सर इक़्तिदार में आने की बात है। मुख्यमंत्री जी जो है, देखिए मुख्यमंत्री वो हैं तो वो पूरे महाराष्ट्र के हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे महाराष्ट्री हो। जहाँ पे उन्होंने बैक ले लिया, वो चाहते हैं अमन से ये मामला हो, लेकिन चूंकि यहाँ पे राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे हो, ये अपनी जमीन खो चुके हैं, तो इसलिए इन्होंने हिंदी का मुद्दा उठाया। अब आप देखिए यहाँ पर ये भी है सर, आप देखिए उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस भी वहां पर मौजूद है, सपा भी साथ में मौजूद है। लेकिन आप सर राजू भाई बारीकी देखिए कि हर आदमी वो बात नहीं उठा रहा है। वो कल को जब बात मंदिर आम पर आएगी और खुदा ना खास्ता सीटें बहुत मजबूरियां हैं, मैं भी समझ रहा हूं एडवोकेट शोएब सिद्दीकी, बिहार में भी चुनाव है, वो मैसेज भी तो देना है, वो भी चीजें समझनी। खैर, प्रताप राव जाधव केंद्रीय राज्य मंत्री, उनसे बात की है, जरा सुन लेते हैं वो इस पर क्या कह रहे हैं। जी सर जी। भाषा का विवाद हो रहा होना चाहिए महाराष्ट्र में, ऐसा विवाद नहीं। देखो, कोई भाषा का विवाद होना नहीं चाहिए, अपनी अपनी जगह पर सभी भाषाएं श्रेष्ठ है, लेकिन जो मातृभाषा होती है, चाहे कोई राज्य हो, कोई एरिया हो, तो मातृभाषा का भी महत्व वहाँ पर होना चाहिए। और मातृभाषा का जहाँ पर भी हम जाएंगे तो हमने हमारे मातृभाषा में ज्यादा बोलने की कोशिश करनी चाहिए। प्रताप जाधव जिनका कहना है कि भाषा का कोई विवाद नहीं होना चाहिए और मातृभाषा को हमेशा सबसे ऊपर रखना चाहिए, प्राथमिकता मातृभाषा को देना चाहिए। संजय शर्मा, प्रताप राव जाधव को आपने सुना, केंद्रीय मंत्री। वहीं अरविंद सावंत, सांसद शिवसेना यूबीटी, वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत। अरविंद जी, जिस तरह से भाषा का विवाद चल रहा है, उद्धव ठाकरे जी ने भी बोला है कि मैं हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मराठी का सम्मान होना चाहिए। आपको सुधारना चाहता हूं, पहले मैं अभी आपके साथ कौन सी भाषा में बोल रहा हूँ?
तो पहली बात है, हिंदी भाषा को कभी भी विरोध नहीं था, आज भी नहीं है और कल भी नहीं रहेगा। सिर्फ शिक्षा के माध्यम में इन्होंने ये किया कि प्राथमिक शिक्षा में पहली से चौथी तक तीसरी भाषा को उन्होंने अनिवार्य कर दिया। उसके खिलाफ हमें भाई, हम भी 5वीं कक्षा के बाद भी हिंदी पढ़े ना, किसने मना किया? इतनी हिम्मत हो तो तमिलनाडु में जाके बताओ ना। और फिर हमारा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में तीसरी भाषा कौन सी होंगी, मध्य प्रदेश में कौन सी होंगी, बिहार में कौन सी होंगी, उत्तराखंड में कौन सी होंगी, जरा बताओ तो सही। जबरदस्ती, वो जबरदस्ती के खिलाफ है हम लोग। हिंदी भाषा नहीं, किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं। सबसे बड़ा इस देश में अगर कोई राज्य है जो सबको समाये लेता है वो है महाराष्ट्र। मुंबई में पूरा भारत बसा हुआ है, कभी किसी की घृणा द्वेष नहीं किया। भाई बॉलीवुड कहाँ है? हिंदी की है ना, तो आप सोच लो। लेकिन ये जो आप लोग फैला रहे हो ना, ये कट नहीं करना, इतना बता रहा हूँ। बिल्कुल आपकी बातें रखेंगे, जो फैला रहे हो पहले बंद करो। लेकिन नीतीश हिंदी के खिलाफ कभी नहीं थे, आज भी नहीं है और कल भी नहीं रहेंगे। लेकिन राज ठाकरे जिस तरह से कह रहे हैं कि मराठी बोलिए ना, तो साहब के उनके प्रतिनिधि को पूछो, उनके ऊपर ये है कि ये नहीं, मराठी के ऊपर नहीं हुआ वो झगड़ा। इस बात के हुआ है कि मराठी का अवमान किया सामने वालों ने। भाई हम तो उसकी सभी का सम्मान कर रहे हैं ना, आप भाषा का अवमान क्यों करते हो? जाओ, क्या कर रहा है कर लो। ये अगर भाषा कहेगा तो भाई उसकी प्रतिक्रिया आएगी ना। पीटने और मारने तक की बात आ गई है। तुम्हारे जो सांसद नंगे नाच कर रहे हैं ना उनके बीजेपी के, वो तो जरा देखो, वो ज्यादा। धन्यवाद सर। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज दिल्ली। अरविंद सावंत जी थोड़ा सा नाराज लगे। अरविंद सावंत जी ने बात करते करते पत्रकार को कहा तुम्हारे सांसद, फिर वो लौट के आए, उन्होंने कहा बीजेपी के सांसद जो कर रहे। खैर उनका अपना यहाँ पर वर्जन हो सकता है। अरविंद सावंत अपनी बात को स्पष्ट तरीके से रखते हुए और फर्क बताते हुए क्या क्या चल रहा है। एक बार रुख शाइना जी का कर लेता हूँ। शाइना जी, माना जाता है कि हिंदू वोटर, मैं नीतीश राणा के बयान को भी यहाँ आपके सामने रखना चाहूंगा, माना जाता है कि हिंदू वोटर बीजेपी का कोर वोटर है, बीजेपी जो आपके साथ है और बीजेपी उस पर जोर भी देती है। अगर इसे तोड़ दिया जाए तो बीजेपी से जो विपक्ष है या आप लोगों से 20 साबित हो सकता है। क्या यही वजह है कि हिंदू वोटर को मराठी और गैर मराठी में तोड़ने की कोशिश हो रही है? मुझे लगता है कुछ ही दिनों की बात है ये, उसके बाद शायद ऐसा ना हो। कौन तोड़ रहा है मुझे बताइए? वो पार्टीज जिसका अस्तित्व नहीं, जिसका कोई सिंसेरिटी नहीं, ऑथेंटिसिटी नहीं इस पूरे प्रदेश में। जैसे कि मैंने पहले बोला, टाइमिंग सस्पेक्ट है, मोटिव सस्पेक्ट है। सिर्फ बीएमसी के इलेक्शंस को लेके आप मराठी का मुद्दा खींच रहे हैं। आपका विजन प्लान क्या है आप मुझे बताइए। चलिए समझ लीजिए कि आपको मराठी मानुस के लिए और मराठी भाषा के लिए कुछ करना है, आपने कुछ ठान लिया है कि ये है आपका ब्लूप्रिंट, ये है आपका विजन प्लान। कुछ नहीं, हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया उससे रोजगार जो बढ़ा, उससे जो हाउसिंग की समस्या थी उसके ऊपर फोकस किया। अभिजात दर्जा को लेके सांस्कृतिक क्षेत्र में आज आप देखेंगे कि हमारे 12 किला है पूरे महाराष्ट्र में जिसको यूनेस्को का अवार्ड मिला। ये होता है सक्रिय राजनीति, ये होती है राजनीतिक इच्छा शक्ति। और दूसरे तरफ सिर्फ तोड़फोड़ करना, वीडियोस वायरल करना ताकि आप दिखा सके कि देखिए मैंने तोड़ा है, मैंने फोड़ा है और मैं खड़ा हूँ मराठी मानुस के लिए। मराठी मानुस स्वयं नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश में जो संस्कृति सभ्यता रही है संयुक्त महाराष्ट्र से आज तक, जहां अभिजात दर्जा का दर्जा मिला है, वहां से एक चीज स्पष्ट है कि जो आप सकारात्मक है आपके पास एक विजन प्लान, एक ब्लूप्रिंट रहेगा। जो आप सब सकारात्मक नहीं तो आप सिर्फ ऐसे बड़बड़ और बयानबाजी करेंगे जैसे थोड़े नेतागण करते हैं हर सुबह, जहां वो अफवाहें फैलाते हैं, फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड करते हैं। अफवाहें फैलाते हैं, फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड करते हैं। वरुण सिंह मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। वरुण जी, क्या आपको लगता है कि कहीं बहुत ठाकरे ब्रदर्स, उद्धव बाला साहब ठाकरे और राज ठाकरे, इनके दिल में ये है या ये सोच रहे हो, मैं आपके सामने रख रहा हूं कि बीएमसी जो इतनी प्रभावी संस्था है, 75,000 करोड़ का बजट तो अभी फरवरी में सामने आया इसका, इस पर अगर बीजेपी पिछले दिनों से जिस तरीके से बीजेपी ने विधानसभा में प्रदर्शन किया है उस पर अगर बीजेपी का कब्जा हो जाए, क्या उसका डर है दिमाग में जो एकदम इस तरीके का नैरेटिव सामने रखा जा रहा है? क्या पता सफलता भी इसके चलते मिले? देखिए 2024 के असेंबली चुनाव के पहले दोनों भाई एक तरफ
एक दूसरे को देखते तक नहीं थे। इतना कि दोनों भी भाइयों ने अपने मतलब उनके जो बेटे हैं अमित ठाकरे, राज ठाकरे के, उनके खिलाफ उद्धव ठाकरे ने भी कैंडिडेट दिया था, और आदित्य ठाकरे जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं उनके खिलाफ राज ठाकरे ने भी कैंडिडेट दिया था। तो ये जो अचानक जो प्रेम जागा है दोनों भाइयों में, मैंने शिवसेना 20 साल के लिए कवर किया है, राज एमएनएस भी कवर किया, तो मैं तो इतना जानता हूं कि इन दोनों भाइयों के बीच में इस तरीके का प्रेम तब तक नहीं था। हाँ, पर जब चुनाव के नतीजे आए असेंबली के, तब ये नजर आया कि कुछ सीटें हैं जहां पे उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट, खास करके यदि मैं वर्ली सीट की बात करूं, आदित्य ठाकरे हार जाते अगर मनसे का कैंडिडेट वहां पर 18,000 वोट या 13,000 वोट लेके नहीं जाता, शिवसेना मिलिंद देवरा जीत जाते। ठीक उसी तरीके से उद्धव ठाकरे का कैंडिडेट माहिम, जहां से अमित ठाकरे लड़ रहे थे, अगर अमित ठाकरे कुछ वोट नहीं लेके जाते तो सदा सरवनकर 1600 वोट से जो हारे वो नहीं हारते, जो शिवसेना के कैंडिडेट थे। तो इनको ये नजर आया कि बीजेपी कहीं ना कहीं, जो हम देख रहे थे कि एक तरीके से राज ठाकरे बीजेपी के थोड़ा क्लोज नजर आ रहे थे, पर उससे उनको कोई फायदा नहीं हो रहा था। उद्धव ठाकरे को तो एनीवे कांग्रेस के साथ रह के आज कांग्रेस सबसे बड़ा पछतावा कर रही होगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास जो फिलहाल सबसे बड़ा वोट बैंक मुंबई में है वो है मुस्लिम वोट बैंक, जो कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था। अच्छा। और यदि उद्धव ठाकरे उस वोट बैंक को लेकर और साथ में ये मराठी वोट बैंक को थोड़ा सा लेकर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पास कुछ सीटें आ पाएंगी, और वो लाने के लिए ही ये एक तरीके की गठजोड़ किया जा रहा है। जिसमें मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो हमारे पास जो खबर है उसके हिसाब से ये है कि राज ठाकरे और शायद उस तरीके से जो पहले प्रतिक्रिया दे रहे थे उद्धव ठाकरे को, वो नहीं दे रहे हैं। ये अलायंस होगा या नहीं होगा ये अभी भी डोल ड्रम्स में है, यानी इसके बारे में बहुत सारी आशंकाएं हैं। तो ये अलायंस होगा या नहीं होगा ये आगे चलकर पता चलेगा, पर फिलहाल नहीं लग रहा है कि होगा। अगर आप अरविंद सावंत ने भी जिस तरीके से बात कही, आज उन्होंने एक तरीके से दरकिनार कर दिया मनसे को, कहा कि आप मनसे वालों से पूछिए कि वो जाकर क्यों मार रहे हैं या क्यों कर रहे हैं। उनके पास कोई जवाब इसलिए भी नहीं है क्योंकि मनसे और शिवसेना जो पिछले हफ्ते तक, वो शनिवार तक जब एक स्टेज पर ला रहे थे, साथ में आ रहे थे, आज उस वक्त जो उनके बीच में मेल मिलाप था, आज वो मेल मिलाप नहीं है। दोनों भाइयों की बात शायद अब नहीं हो रही उस तरीके से जैसे पहले हो रही थी। तो अलायंस बहुत दूर की बात है। और दूसरी बात, ये उस दिन स्टेज पर बालचंद्र मुंगेकर थे, जो वाइस चांसलर रह चुके हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के, और कांग्रेस के एमपी भी थे वो पहले, और कांग्रेस के नेता भी हैं। उनके नेतृत्व में जो कमिटी बनी थी, उस कमिटी ने ही उद्धव ठाकरे को सजेस्ट किया था ये 3 भाषा वाली चीज। हालांकि इसमें बीजेपी की थोड़ी सी कमी रह गई। उन्होंने मैं यही कहूंगा कि उन्होंने शायद वो समय ठीक से नहीं आंक पाए। उन्हें लगा कि उद्धव ठाकरे ने पहले कहा था कि 3 भाषा होगी, एमवीए ने कहा था 3 भाषा होगी, तो उन्होंने उसको लगा कि जब एमवीए कर रही थी तो हम भी करते हैं, कोई ऑपोजिशन नहीं होगा। तो ये पॉलिटिकल मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसरीडिंग ऑफ द पॉलिटिकल सेंटिमेंट उस वक्त हो गया, नहीं तो उनको जीआर वापस नहीं लेना पड़ता। तो ये सारी चीज और जो छुटपुट घटनाएं हैं, ये एक्चुअली मैं सच कहूं, मैं अरविंद सावंत से थोड़ा सा इतना इत्तेफाक रखूंगा कि तकरीबन 1,25,00,000 की तो लिखित पॉपुलेशन है मुंबई में, उसमें 1-2 घटना होनी भी बहुत बुरी बात है, पर बहुत कम है। ये 1-2 घटनाएं जो हो रही है बहुत कम है, और इसके अंदर कई बार आप देखो तो कुछ और भी रंजिश है, कोई और भी बात सामने आती है, चाहे वो मीरा रोड वाली चीज हो। तो इतनी ज्यादा मुंबई को जिस तरीके से बता रहे कि यहाँ झगड़ा हो रहा है, हर किसी को मराठी न बोलने पे मारा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हाँ, आ रहा हूँ आपके पास। आपने तराजू की तरह वरुण सिंह सारी चीजों को स्पष्ट सामने रख दिया और दोनों चीजों को बराबर। वरुण सिंह, आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो बातें सामने रखी, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मुफ्ती शमून काज़मी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मुफ्ती शमून काज़मी, आपको लगता है कि दरार पैदा हो सकती है भाषा के नाम पर अगर विवाद को आगे बढ़ाया जाता है? हालांकि वरुण मेरे साथ जुड़े हुए कह रहे थे कि पूरी जनसंख्या में देखा जाए तो अरविंद सावंत से सहमत हैं, ये बहुत छोटा हिस्सा है, ये पूरे महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट नहीं करता। क्या राजनीति बांट चुकी है लोगों को अब तक, मुफ्ती शमून काज़मी? देखिए, आज का जो भारत है, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जिस तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो मिशन है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उनके इस नारे से तमाम जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो खौफजदा हैं, और वो नित नए अंदाज से अपने वजूद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या टाइम? तो मैं ये समझता हूं कि इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए, मातृभाषा का अपमान नहीं करना चाहिए, और भाषाओं के
भाषाओं के ऊपर ये लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। जिस तरह से वहां हमारे इन दोनों भाइयों ने मिलकर के किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुंबई, महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जो उसमें पूरा भारत बसता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं समझता हूं कि भाषाओं का जो ये खेल खेला जा रहा है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है और लोगों को चाहिए कि वो भाषाओं के ऊपर न लड़ें। इसलिए कि अब जो नई भारत की जो नई पॉलिसी है, जिस तरह से हमने कुछ तो होगा काजमी साहब, बिना वजह धुआं कहाँ उठता है। नहीं, वो बिल्कुल दुरुस्त है आपकी बात कि इसमें कोई शक नहीं कि ये छोटा छोटा लालच हमें 1200 साल तक विदेशियों का हमें गुलाम बनाए रखता है और विदेशी हुक्मरानों के जेर के तहत हम गुलामी की जिंदगी हमने गुजारी है। आज 1947 के बाद हम भारतीयों की सरकार है। आज मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड राज्य के अंदर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमने इसीलिए मदरसों के अंदर एनसीईआरटी को लागू किया, आधुनिक एजुकेशन से जोड़ा और इस वक्त एक नया एक वाया है। आपको बताऊं राजू भाई, क्या है कि श्री कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जो जीवनी है, अगर उसका ट्रांसलेट होकर के आएगा तो मैं समझता हूँ वो मराठी में भी होना चाहिए, हिंदी में भी होना चाहिए, इंग्लिश में भी होना चाहिए, उर्दू में भी होना चाहिए, कि जैसे ये सारी चीजें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को सब मानते हैं। मैं समझता हूं कि जब ये ट्रांसलेट होकर के आएगा तो मुसलमानों के भी उतने ही अजीज हैं। हमारे पूर्वज हैं दोनों, खूबसूरत पहलू उनका मैं आपको ये बताता हूं और खासतौर से महाराष्ट्र के लोगों से कहना चाहता हूं कि मराठी तो पहले ही से बहुत स्वाभिमानी रहे हैं और उनका जो स्वाभिमान है वो शिवाजी महाराज ने जिस तरह से वहां हुक्मरानी की है, जैसे एक राजा की तरह से उन्होंने पूरी प्रजा के साथ और तमाम लोगों के साथ में जो उनका बर्ताव था वो मराठी गैर मराठी नहीं था, वो विदेशी गैर विदेशी मुफ्ती शमून काज़मी, आपकी बातों को सुनने की जरूरत है। आप जो बोल रहे हैं वो अक्सर सुनाई नहीं पड़ता है, लेकिन शाइना जी बनी हुई हैं और मेरे साथ इस वक्त मैं जरा सा संजय जी के साथ अभी एक बात कर लेता हूं। संजय जी, शाइना जी ने बोला था मोटिव और टाइमिंग ये बहुत जरूरी है, इस पर आप क्या कहेंगे? मोटिव और टाइमिंग इस सब के पीछे। खैर, अभी मेरे साथ इस वक्त संजय निरुपम जी जुड़ गए हैं। संजय निरुपम जी, बहुत स्वागत है आपका मेरे साथ। आपने संजय निरुपम जी कहा उद्धव ठाकरे की महायुति को अब जरूरत नहीं है, क्यों? महायुति के पास जो संख्या बल वो इतना प्रचंड है कि हमको किसी और पार्टी या किसी और आमदार के समर्थन की आवश्यकता ही नहीं। हां, यह सच है कि उबाठा वाले एक अरसे से, जब से विधानसभा चुनाव हारे हैं तब से वो इस प्रयत्न में हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से हाथ मिलाया जाए। एक तरफ वो कांग्रेस को भी पकड़े हैं, दूसरी तरफ बीजेपी से भी हाथ मिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको मना कर दिया है। हाँ, हंसते हंसते फडणवीस जी ने कुछ बोल दिया तो उसको उबाठा के लोगों ने बहुत गंभीरता से ले लिया, इसलिए बार बार उनसे मिलने जाना चाह रहे हैं। मुझे लगता है, जहां तक हमारे पास जो जानकारी है, कि ऐसी कोई तैयारी नहीं है और ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है। शिवसेना, बीजेपी और अजीत दादा की जो राष्ट्रवादी पार्टी है, तीनों की महायुति बहुत मजबूती से सरकार चला रही है। ठीक है संजय जी, मराठी हिंदी मुद्दा जो अभी छाया हुआ है, क्या राय है आपकी? मराठी हिंदी के मुद्दे पर स्पष्ट राय यह है कि मुंबई में और महाराष्ट्र में मराठी भाषा के मान सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हम लोग मराठी भाषा के मान सम्मान के प्रति पूरी तरह से वचनबद्ध हैं और मराठी भाषा का सम्मान कैसे बढ़े इसके लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ बगैर मराठी भाषा के सम्मान को ठेस पहुंचाए, अगर केंद्र सरकार की तरफ से त्रिभाषा सूत्र के हिसाब से हिंदी पढ़ाने का भी एक प्रस्ताव आता है तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए। ठीक है संजय जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। शाइना एनसी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। शाइना जी, क्या वाकई बीएमसी पर कब्जा बीजेपी का हो जाए या आप लोगों का हो जाए, ये ठाकरे परिवार का सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है, इसलिए सब कुछ हो रहा है? संजय जी ने बिल्कुल सही कहा। ये जो फोकस है ना मराठी प्राइड को लेके, उससे एक चीज स्पष्ट है कि शिवसेना ने अपनी विचारधारा को तब उन्होंने ठुकराया जब उन्होंने हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी की विचारधारा को डस्टबिन में फेंक के कांग्रेस और एनसीपी के साथ वो जुटे।
और मनसे की बात करें तो वो इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं कि वो रेलेवेंट रहे स्टेट पॉलिटिक्स में, लेकिन उनका कहीं रेलेवेंस नहीं। ये यूनिटी, अग्रेसिव पुश जो आप देख रहे हैं मराठी आइडेंटिटी को लेके, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस के दृष्टि से, ताकि वो देखें कि किस ढंग से वो रीगेन करे अपने पॉलिटिकल ग्राउंड। लेकिन लोगों को पता है कि उनके जो इंटेंशंस है उसमें सवाल प्रश्न चिन्ह है, सिंसेरिटी है तो उसमें सवाल प्रश्न चिन्ह है। और भूलिएगा मत, आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने कभी भी अपना कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हिंदुत्व को लेके और मराठी प्राइड को लेके। आप सही कह रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने आप सही कह रहे हैं शाइना जी, आता हूं आपका रुख करता हूं। संजय जी से एक मिनट एक बात पूछ लूं। संजय जी, ये मुद्दा बंद कब होगा भाषा का, कुछ अंदाजा? जब तक महानगर पालिका चुनाव नहीं होते तब तक ये मुद्दा चलता रहेगा। एक बार महानगर पालिका चुनाव हो जाएंगे तो ये दोनों लोग भूल जाएंगे। चलिए शाइना जी, आप जो बातें लगातार अभी हिंदुत्व की कह रही थी, मैं इस पर ही आऊंगा। मैंने बड़े बयान सुन लिए हैं कि हमारा हिंदुत्व सबसे बड़ा है, जो बीजेपी का हिंदुत्व है या एकनाथ शिंदे का हिंदुत्व है वो कमतर है। देखिए, सर्वप्रथम ये समझ लीजिए कि एकनाथ जी शिंदे और शिवसेना ने कभी भी मराठी मानुस, मराठी अस्मिता और मराठी भाषा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बल्कि शिंदे जी के वजह से गवर्नमेंट ने ये जीआर जो है विड्रॉल किया है। और फिर डॉक्टर नरेंद्र यादव की जो कमेटी है वो कहती है कि हर एक स्टेक होल्डर को हम साथ में सोच समझ के, इस दृष्टि से कि मराठी सर्वप्रथम रहे और हिंदी की ऑप्शनैलिटी। आप शिंदे जी की बात करें तो देखिए उन्होंने क्या किया हाउसिंग को लेके, मराठी मानुस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लाडकी बहन योजना हो जहां हमारी मराठी बहन को फायदा मिला है। स्काई इज द लिमिट। इनके पास कोई विजन प्लान नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, और जो भाषा का उपयोग करने वाले हैं सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, तो मैं तो ये कहूंगी कि लोग बहुत ही समझदार हैं। उनको पता है कि मराठी नॉन नेगोशिएबल है, तो सिर्फ शिंदे सेना के लिए मराठी अस्मिता और छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान रखना है कोई पार्टी को, तो वो सिर्फ शिवसेना है। और रही बात लोग जो सिर्फ लोगों को उतारते हैं रास्ते पे, हम भी चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति मराठी सीखे, समझे, बोले, क्यों नहीं। ये प्रदेश ने हमें इतना कुछ दिया है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मारपीट पे उतर लो और फिर किसी को मराठी जो अपने ब्लड स्ट्रीम में है उसको आप डिस्प्लेस करें और किसी को मार पीट के बोले कि चप्पल उतारो और चलो चले, क्योंकि आपको अपने आप को उजागर करना है और रेलेवेंट करना है। हालांकि शाइना जी, मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं भी ये कह सकता हूँ मराठी भाषा प्रेमाची भाषा आहे और यही रुख आहे आणि तुम्ही पण मराठी बोला, मराठी बोलायलाच पाहिजे। अच्छा, मैं संजय निरुपम का रुख कर लेता हूं, मेरे साथ जुड़े हुए। संजय जी, राज ठाकरे ने कहा कि हम डुबो कर मारेंगे, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मेरी भूमिका स्पष्ट है। जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने कहा मैं पटक कर मारूंगा, वो गलत था। और बिल्कुल उसके जवाब में जिस तरह से इधर से कहा गया कि मैं डुबो के मारूंगा, ये भी गलत है। हिंसा की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हम सब एक सभ्य समाज के हिस्सा हैं। यह एक लोकतांत्रिक देश है, किसी को भी अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन मर्यादा में रह के सबको लेकिन संजय जी, वोटों का पोलराइजेशन क्या हुआ है या आपको होता लग रहा है? मुझे नहीं लगता। इसी मुद्दे पे लगातार वोट मांगते आज 1.5% वोट पे आ गए हैं। मुझे लगता है कि अगर यही हरकत रही तो ये शाइना जी गलत नहीं कह रही थी। और इसी से जुड़ा सवाल आपसे पूछ लेता हूं, राज उद्धव साथ में हैं, क्या मराठी वोट, जैसा मैंने सवाल पहले भी पूछा था, एक तरफ जा सकते हैं? मुझे नहीं लगता। आज बड़ा जो मराठी लोगों का जो एक बड़ा ब्रांड है वो एकनाथ शिंदे जी का ब्रांड है। महाराष्ट्र में और मुंबई के मराठी भाषिकों में शिंदे साहब को लेकर के एक जबरदस्त विश्वास पैदा हुआ है। वो भी जिस तरीके से कार्यकर्ता की तरह दिन रात मराठी भाषिकों के विकास और सम्मान और कल्याण के लिए काम करते हैं, उससे निश्चित तौर पर एक बड़ा ब्रांड एकनाथ शिंदे ब्रांड है। अब इन दोनों भाइयों के ब्रांड से वो बहुत आगे निकल चुके हैं और मराठी भाषिक लोग भी उनको अपना मानने लगे, बहुत अपना करीबी मानते। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में हमको जबरदस्त सफलता मिली। हर दिन
बाकी तमाम पार्टियों के मराठी भाषी कार्यकर्ता और नेता छोड़ छोड़ के शिंदे साहब का नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं और शिवसेना में आ रहे हैं। इसका मतलब जो हमारी भूमिका है उस भूमिका को महाराष्ट्र के लोग ज्यादा स्वीकार कर रहे हैं। जी, आप स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं। शाइना जी, एक बात आपसे इस चर्चा से अलग पूछना चाहूंगा। जब शिवसेना अपने अलग अलग हिस्सों में सामने आई तो चुनाव आयोग हो या अदालत हो, दोनों ने ही एकनाथ शिंदे को निशान भी दिया और पार्टी भी दी। तो शिवसेना जो इस वक्त रूप में है, मैं एक शिवसेना यूबीटी कहूंगा, एक शिवसेना कहूंगा, ये शिवसेना महाराष्ट्र में चल रहे इस विवाद, इस बंटवारे को कैसे शांत कर सकती है? सर्वप्रथम प्रजातंत्र लोकतंत्र में ये प्रावधान है कि किसी को एक अलग दल बनाना है या एक अलग दल में जाना है तो बिल्कुल स्पष्टीकरण वो अदालत में हुआ है। ये मैटर सब जुडिस है। एक ही शिंदे सेना है जो शिवसेना है, जहां लोग आए हैं, जहां आमदार आए हैं, जहां खासदार आए हैं, जहां कार्यकर्ता आए हैं और जिन्होंने विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अब ये समझ लो, मराठी वोटर हो या कोई अन्य वोटर, वो बहुत ही होशियार हैं। वो समझते हैं कि किसके डिसेप्टिव टैक्टिक्स है और जिसके पास जमीनी स्तर पे काम करने का एक ऑब्सेशन है, वो सिर्फ एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन तक सीमित नहीं है। और जो आपने देखा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जहां थोड़े पार्टीज जैसे कि उबाटा सेना और मनसे ने अपने आप को इस हद तक गए, उनका डेस्परेशन देखने मिलता है और ये डेस्परेशन ही है उनका डाउनफॉल। मुझे आप गलत भी नहीं लगती शाइना एनसी जी, मुझे आप गलत भी नहीं लगती, क्योंकि लड़ने के बावजूद हम 60 सीट जीत के आए। यही बात, यही चीज मैं कहना चाहता था कि आपको जो विधानसभा में मत मिले, ये मुद्दा तो पहले से भी उठता रहा, वो ताकीद करता है कि ये बंटवारा काम नहीं करता। लेकिन देखते हैं बीएमसी में क्या होता है। फिलहाल संजय जी आपका और शाइना एनसी जी आप दोनों का बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस जानकारी के साथ जुड़े, और बाकी सभी मेहमानों का इस वक्त धन्यवाद। शमून काजमी साहब आपका धन्यवाद, बाकी सभी लोगों का। उधर महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर मचे घमासान के बीच हमारे सहयोगी सुधाकर कश्यप ने मुंबई के साकीनाका इलाके में लोगों से बातचीत की। सुनिए क्या कहा लोगों ने। राज ठाकरे ने फिर एक बार मारपीट की भाषा की है। उन्होंने कहा कि जो दुबे जो है अगर मुंबई में आएंगे तो उसको डुबो डुबो के मारेंगे। इस तरह से ये जो भाषा जो है तो इसमें तनाव निर्माण करने वाली बात है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर भारतीय भाई है, हम उनसे जानते हैं कि क्या उनको लगता है इस मुद्दे पे। सर क्या लगता है आपको इस मुद्दे पे? देखिए, हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, यहाँ का जो मदर लैंग्वेज का रिस्पेक्ट करना जरूरी है। आपस में भाईचारा बने रहे, इसी दुबे जी हो या कोई हो, किसी को आपस में ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। अभी हम लोग उत्तर भारतीय हैं, उत्तर भारतीय वाले बोलते हैं कि आप लोग तो बम्बई रहते हो, यहाँ वाले बोलते हैं हम लोग यहाँ के नहीं है। तो हम लोग हैं किधर के, जाएंगे किधर? हम लोग को दूर कौन सुनने वाला है? तो हम लोग का डॉक्यूमेंट सब कुछ यहाँ खाते हैं, यहाँ का पूरन पूरी भी खाते हैं, ठेपला भी खाते हैं, सब लोग बाटी चोखा भी खाते हैं। तो हम लोग सोचना, हम लोग का वेदना कोई सोचना चाहिए ना। तो वातावरण बना अच्छा रहे, भाईचारा बना रहे, सब लोग अच्छे से मिलजुल काम करें और ये सब बातें पे ध्यान देना नहीं चाहिए लोगों को। और किसी को भी किसी के बारे में अशब्द बोलना के हक नहीं है। अपना विचारधारा रख सकते हैं, लेकिन समाज के हित के बारे में, समाज के भलाई के बारे में लोगों को बोलना चाहिए। सर आप बताइए कि क्या आपको क्या लगता है जो मारपीट की भाषा जो हो रही है उससे आपको क्या लगता है? मारपीट की भाषा गलत है। हम तो भाईचारा से रह रहे हैं ना, हम कौन क्या है कौन क्या है ये बड़े बड़े लोग ही बोल रहे हैं। हम तो छोटे लोग तो कभी बोले ही नहीं कि ये ऐसा वो ऐसा। हम एक थाली में खाना खा रहे हैं, एक थाली में जी रहे, एक ही साथ में रह रहे हैं बस। नहीं, आप बताइए, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो राज ठाकरे बोल रहे हैं वो बहुत गलत बोल रहे हैं। उनका ऐसा बोलना, आगे इलेक्शन है, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा। वो लोग जब यूपी वाले लोगों के पास आते हैं वोट मांगने के लिए, तो हम बोलते हैं क्या आप मराठी बोल रहे हो, आप मराठी के नेता हो, हम तो वोट देते ही है ना। ये गलत कर रहे हैं और इसका प्रभाव आने वाले इलेक्शन में उनको भोगना पड़ेगा। क्यों वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डाल रहे? हमारे यहाँ प्रयागराज में मराठी लोग कितने गए थे, वहाँ से हमारे योगी जी ने बोला क्या यहाँ मराठी लोग नहीं आना चाहिए? ये जो भी राज ठाकरे कर रहे हैं ना, वो बहुत बहुत गलत कर रहे हैं। इसका परिणाम यूपी वाले जब खड़े हो जाएंगे ना, भोगना ही पड़ेगा। यूपी में भी बहुत सारे मराठी लोग गए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मराठी वहाँ नहीं है, मगर हम लोगों को ये नहीं सिखाया जाता है कि हम मराठी करें, बंगाली करें, गुजराती करें। हम एक
भाषा लेके चलते हैं वो है हमारी हिंदी भाषा। हम भी मराठी बोलते हैं, ऐसा नहीं, हम भी गणेश उत्सव मनाते हैं, क्यों नहीं मनाते, मनाते हैं ना, उनका त्योहार है, ये हमारा भी त्योहार। हमारे मोदी और योगी हमको यही सिखाते हैं कि तुमको सबको लेके चलना है, एक ही इंसान है मोदी जी जो सबका साथ सबका विकास कर रहा है, ये नारा लेके चल के राज ठाकरे को करना चाहिए, ना कि हम दोनों को भड़काना चाहिए। आज हम मराठी नहीं बोलते, हमारे यूपी वालों को मारते हैं, ये किसने सिखाया है उनको, किसने हक दिया है उनको? राज ठाकरे को ये सब नहीं करना चाहिए। जय श्री राम। सॉरी, आप बताइए कि ये जो राज ठाकरे ने जिस तरह बोला उसके अपने आपने तो रिएक्शन दिया है, लेकिन दुबे जी ने बोला है उसके बारे में। देखिए दुबे जी को भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। दुबे जी तो महाराष्ट्र में यहाँ पे जो लोग रहते, यहाँ महाराष्ट्र में जो लोग रहते हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। वहाँ पे बोल के यहाँ पे भाईचारा खराब करने का वातावरण जो दुबे जी किए वो गलत है, और मुझे लगता है कि किसी को भी ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। सबका रिस्पेक्ट है, सबको रिस्पेक्ट लेके चलना चाहिए, साथ में भाईचारा बना रहना चाहिए। मैडम आप क्या बताएंगे, मतलब ये जो मारपीट की जो भाषा हो रही है वो किस तरह से? ये अच्छा बात नहीं है मारपीट की भाषा। औरतें हैं, औरतों को अंदर भी ये भावना कर दे रहे हैं। आज हम बाहर जाते हैं ना तो सगळे बोलतात मराठी बोलो, हम तो नहीं बोलते, नहीं तुम हिंदी बोलो, क्यों बोलो हिंदी, जो है वो। हम भी, हमारा जन्म यही हुआ है, मुंबई में ही हुआ है, हमारा जन्म भी है, हमारा पेपर भी यही है, मगर हमको जबरदस्ती मत करो मराठी बोलने के लिए। हमारी जो भाषा है हम वही बोलेंगे, और सब भाषा हम बोलते हैं, ना मराठी ना हिंदी ना इंग्लिश, जो है वो हमारी हिंदी भाषा है, हम हिंदी ही बोलेंगे। आपको क्या लगता है? अब यही है, थप्पड़ का जवाब हम लोग वोट दे के करेंगे। इस तरह से वोट दे के करेंगे यही। जी आप बताइए, आप मराठी हिंदी मुद्दे के बारे में बताइए। देखिए जो मराठी हिंदी का विषय है ये काफ़ी सालों से लड़ाई चल रहा है। जो यहाँ पे रहते हिंदी भाषी भी लोग हैं या मराठी के लोग हैं, आपस में कभी जो काम कमाने खाने कभी सोचते नहीं, उनको सुख दुख में खड़े रहते, वो उनके सुख दुख में खड़े रहते। तो मुझे लगता है ऐसा ग्राउंड लेवल पे लोग रिसर्च नहीं सोचना चाहिए, लेकिन हम जहाँ रहते वहाँ का मदर लैंग्वेज का रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। हमको मराठी आना चाहिए, मराठी आता है हमको, लेकिन मैं तो सोचता हूँ कि उत्तर प्रदेश का जो तीसरी लैंग्वेज जहाँ पे जो उत्तर प्रदेश में है, हमको खुद वहाँ पे भी मराठी सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए। भाई चलो महाराष्ट्र में जाओगे तो अनिवार्य करना चाहिए। ऐसा विषय नहीं कि अपन लड़ाई करके चलना चाहिए, लोगों को दोनों नेचुरल करके काम करना चाहिए। और प्रांत का तो हमेशा लड़ाई होते हैं, हर स्टेट में है, वो चलते रहेगा। आपको क्या लगता है, मराठी जो है यूपी में मराठी सिखानी चाहिए तीसरी लैंग्वेज? देखिए अगर मैं ऐसे कार्यकर्ता सोचोगे तो मैं सोचता हूँ वहाँ पे मराठी ऐसे अगर हम बोलते हैं, यहाँ पे लोग आए, अगर मुझे मालूम महाराष्ट्र जाना है तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट मराठी रखे, बोले जिसको इच्छा पड़ेगा मराठी। भाई मुझे फ्यूचर जाना, मम्मी में जाना है तो मराठी आना चाहिए, मदर लैंग्वेज आना चाहिए, तो मैं भी, मुझे रहेगा इस पे तो मराठी पढ़ूंगा मैं वहाँ पे। मैडम आपको क्या लगता है, यूपी में मराठी सिखानी चाहिए? यूपी में मराठी सिखाना चाहिए तो बॉम्बे में भी संस्कृति सबको आना चाहिए, ये मेरी एक मांग है। जब आप बोलते हो ना मराठी सीखो, तो आप लोग भी यूपी जाते, बनारस जाते, तुम्हाला पण यूपी यायला गरजेचं आहे। आपको क्या लगता है, यूपी में मराठी सिखानी चाहिए? सिखानी चाहिए। हाँ बोलिए, डिटेल में बोलिए। सिखानी चाहिए और चालू, हाँ चालू करना चाहिए। यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए बॉम्बे में। क्या प्रॉब्लम आता है? यही मराठी का, जो स्टार्टिंग में मारते हैं, जो आ रहे हैं तो उनको डर रहता है, मुझको मराठी नहीं आता, तो यहाँ पे। तो आप बताइए कि ये जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की युति जो हो रही है, इसका क्या परिणाम हो सकता है, क्या प्रभाव हो सकता है? देखिए उनका अपना पर्सनल है, और अभी सब लोग समझते हैं क्या सही क्या गलत है। जनता पब्लिक सब लोग विकास के साथ है, आने वाले समय में वो जनता पब्लिक जो तय करेगी उनको डिसाइड करते हैं। मैडम आपको क्या लगता है, शिवसेना मनसे एक साथ आ रही है? ये राज ठाकरे का गेम चल रहा है। आज हमको सपोर्ट करते, कल मराठी हो गए तो अपने भाई को सपोर्ट करते, उसी भाई के खिलाफ बोलते हैं, आज उनको ही चले गए, ये गलत बात है। जब जहां तुम्हारा काम पड़ेगा तब तुम वहां जाओगे, ये बहुत बहुत गलत कर रहे हैं। और मैं राज ठाकरे को बोलना चाहूंगी, जो आप बोल रहे हैं ना मराठी मराठी, तो आप मराठी खुद अपने बच्चों को मराठी स्कूल में डालना चाहिए। वो क्यों अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डाल रहे हैं और बोलते हो इंग्लिश पढ़ो तो आगे बढ़ा जाएगा? गलत बात है। आप पहले यूपी सिखाओ उनको, यूपी भोजपुरी बोलब सिखावा उनने, तब बोला मराठी बोलेगी यूपी वाले लोगन का। नहीं तो तू यूपी चला काशी विश्वनाथ, हम लोग सब सिखाए दे तो है यूपी कैसे बोलल जाला। आपको क्या लगता है,
बोला उनके बच्चों को मराठी हिंदी सिखाना चाहिए। हाँ सिखाना चाहिए ना, हिंदी उनको भी आना चाहिए, पूरा भोजपुरी उनको भी आना चाहिए। फिर यूपी में जा रहे हैं तो सुन जी, आपको सवाल है, ये जो मराठी वोट या हिंदी वोट, ये पॉलिटिक्स में ये पोलराइजेशन हो सकते हैं क्या? देखिए, लोग विकास को देख के वोट देते हैं, काम देख के वोट देते हैं, भाईचारा देख के वोट देते हैं। अभी वो सब विषय गया। लोग जो है जहाँ पे है उनका मदर लैंग्वेज का रिस्पेक्ट जरूरी है, अपना भाषा का लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अभी लोग सोचते हैं कि क्या सही क्या गलत। तो लोग, मुझे लगता है कि जो भी कार्यकर्ता है या जो भी पॉलिटिशियन जो काम करे उसके ऊपर देख के लोग वोट करते हैं। आपको क्या लगता है मैडम, पोलराइज होगा क्या? मराठी वोट एक साथ जाएंगे, यूपी वाले वोट एक साथ हो सकता है क्या ऐसा? हाँ जरूर होगा। हम जैसे लोग रहेंगे तो हम तो उनको वोट एक भी नहीं देंगे। हम यूपी वाले लोग, अपने बीजेपी पार्टी वाले लोग यूपी वालों को, हम अपने को ही देंगे वोट, मराठी लोग को वोट नहीं देंगे। पक्का है? पक्का। सुधाकर कश्यप, इंडिया न्यूज, मुंबई। लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। लोग मुंबई की बात करें, नासिक की बात करें, नागपुर की बात करें, अपनी बातें सामने रख रहे हैं। महेश चव्हाण जी हमारे साथ, प्रवक्ता एनसीपी, इस वक्त जुड़े हुए हैं। माफी चाहता हूं महेश जी, थोड़ा सा देर हुई, लेकिन सवाल मेरा ये कि भाषा के नाम पर जो बांटने का खेल चला है महाराष्ट्र में, क्या आपको लगता है इसमें दोनों तरफ से ताली बजाई जा रही है? अगर एक तरफ कुछ हो रहा है तो दूसरे को भी फायदा दिख रहा है? राजीव जी, सबसे पहली बात तो देखिए, किसी भी तरह की गुंडागर्दी और मारपीट समर्थन ही नहीं है, उसका समर्थन कोई भी नहीं कर सकता। किसी भी चीज के लिए कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर कानून कोई हाथ में लेता है तो वो किसी भी धर्म का, किसी भी भाषा का, किसी भी जाति का, किसी भी राजनीतिक दल का आदमी हो, सरकार ने उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और ये कानून की सुव्यवस्था सुनिश्चित करना ये सरकार का काम है, जो कि अभी महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है। दूसरी बात, अब मैं आपके निदर्शन में ये लाना चाहूंगा कि हमारे देश में जितने भी राज्य बनाए गए हैं वो भाषा के आधार पर बनाए गए हैं। वो महाराष्ट्र हो, वो गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, तो वहां की अपनी अपनी मातृभाषा होती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश और बिहार की मातृभाषा हिंदी है, और अवधी है, मगधी है, और भी बाकी भी भाषाएं वहां पर बोली जाती है। वो गुजरात में गुजराती बोली जाती है, वैसे महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। तो इन मातृभाषा का सम्मान हर एक ने करना चाहिए। जब मराठी उत्तर प्रदेश में जाए या उत्तर प्रदेश वासी महाराष्ट्र में आए तो उन्होंने अपनी अपनी भाषाओं का वहां पर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उस राज्य का, वहां के निवासियों का, उनकी वो जो भाषा रहती है वो उसका अस्मिता का सवाल होता है, उसके सांस्कृतिक पहचान होती है भाषा। तो इसके लिए उनके लिए गर्व की बात रहती है। इसका अपमान कोई ना करे, इतना ख्याल हर एक भारतीय ने रखना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात मैं यहाँ पर एक कहना चाहूंगा कि आपने जो सवाल अभी पूछा कि दोनों तरफ से फायदा हो रहा है क्या, तो हाँ, क्योंकि मैं ये इसके लिए बोल रहा हूं कि पहले बीजेपी की सरकार ने हिंदी भाषा अनिवार्य करने का आदेश यहाँ पर निकाला, और जब गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने वापस ले लिया। अब मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि क्या सरकार को ये पता नहीं था कि ये अगर जीआर हम लाएंगे तो महाराष्ट्र में इसके विरोध में लोग आएंगे, महाराष्ट्र में इसके विरोध में राजनीतिक दल आएंगे? उन्हें पता था, फिर भी उन्होंने ये लाया क्योंकि उनको भाषा के आधार पर बंटवारा करना था। उन्होंने किया, जब उनका सफल हुआ उद्देश्य तो उन्होंने वो वापस ले लिया, और अब वो उंगली इनके तरफ बता रहे हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मराठी भाषा और हिंदी भाषा का के आधार पर बंटवारा करना चाहते हैं। मैं बीजेपी से एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, राजीव जी, आपके माध्यम से। बीजेपी जब हमारे महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए तब बहुत जोर शोर से बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगवा रहे थे, और आज वो बटेंगे तो कटेंगे ये क्यों नहीं बोल रहे? क्यों नहीं वो हिंदी भाषिक और मराठी भाषिक को ये कह रहे हैं कि बटो मत, साथ में रहो? वो नहीं बोल रहे, वो अब चुप बैठे, उन्होंने चुप्पी साध ली है, खामोश है, उन्होंने ये चुप्पी साध ली है। तो ये खामोशी उनकी अच्छी नहीं है, मैं ये मानता हूँ। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, कानून उनके हाथ में है। वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री है, सॉरी। तो उन्होंने कानून की सुव्यवस्था निश्चित करना उनका काम है, लेकिन वो नहीं चाहते।
वो क्यों ऐसे लोगों को जो कि हाथ में, अभी देखिए ये थोड़ी देर पहले जैसे किसी ने आपके चैनल पर आके कहा कि ये पूरे, सॉरी अरविंद सावंत जी ने कहा कि ये पूरे महाराष्ट्र का नहीं है, सिर्फ सियासी फायदा उठाने के लिए कोई गिने चुने लोग कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बोलता हूँ, मैं 55 साल का हूँ, 55 साल से महाराष्ट्र में रह रहा हूँ, मैं मराठी हूँ, लेकिन जिस वक्त मुझे सामने वाला आदमी अगर लगता है कि वो मराठी नहीं बोल सकता, मैं उसके साथ हिंदी में बात करता हूँ और मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती। वो इंजीनियर हो, वो डॉक्टर हो, कितना भी लिखा पढ़ा हो, या वो मजदूर हो या व्यापारी हो, या आप जैसे न्यूज चैनल से लोग हैं, मैं हिंदी में बात करता हूँ। मुझे उसमें देखिए संवाद की भाषा है, ये संवाद करना चाहिए। नहीं, मैं भी कहूंगा महेश चव्हाण जी, मराठी भाषा प्रेमाची भाषा आहे और इसको महाराष्ट्र में रहते हुए बोलना कर्तव्य हो जाता है। लेकिन इस सब के पीछे जो आपने भी कहा, अभी दोनों तरफ से फायदा उठाने की कोशिश हो रही है कि ये बंटवारा रहे और इसका फायदा उठाया जा सके। माफी के साथ, क्योंकि देर हो गई आपसे सवाल लेने में। फिलहाल धन्यवाद, आपने अपनी बात सामने रखी महेश चव्हाण जी, और आप हमारे साथ शामिल हुए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।